भेंट की है। रात में रेस्क्यू करने पर अब होंगे और प्रभावी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां उत्तराखंड में रोपवे परियोजना को गति देने की पहल। बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोपवे परियोजनाओं पर एक बड़ी समीक्षा बैठक की है। कई प्रमुख रोपवे परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई है। अधिकारियों को नई समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। रोपवे परियोजनाओं के साथ पार्किंग सुविधा के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि जब पर्यटक वहां पर पहुंचे और रोपवे का आनंद उठाते हुए नजर आए एक से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इस दौरान उनको पार्किंग में भी कोई अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए। साथ ही PPP मॉडल से ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए। तो बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों की गति कैसे बढ़ाई जा रही है उसको लेकर फोकस कर रहे हैं, और उसी को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण परियोजना रोपवे परियोजना है, क्योंकि पौड़ी के साथ साथ टिहरी और कई ऐसी यहाँ पर पर्यटन नगरी है जहां पर रोपवे की बहुत बड़ी सौगात हाल फिलहाल में ऐलान करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी थी। लेकिन रोपवे परियोजना का काम कितनी तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है, कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर आकलन किया जा रहा है, और इसी के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तमाम अधिकारीगण यहां पर मौजूद रहे और इसके साथ ही ये जानने का प्रयास किया गया कि रोपवे परियोजना का काम कहां तक पहुंचा हुआ है। अगर किसी भी तरह से विलंब हो रहा है तो उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि रोपवे परियोजना में किसी भी तरह की कोताही लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और एक समय सीमा निर्धारित भी की गई है कि इस डेडलाइन तक हर हाल में रोपवे परियोजना का काम पूरा हो जाना चाहिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक की तस्वीरें आला अधिकारियों की उपस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। रोपवे परियोजना को लेकर बड़ी सौगात जो हाल फिलहाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटकों को दी थी, और ऐसे में उत्तराखंड वासियों को दी थी। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि अगर पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं तो आम जनमानस की और जो वहां के रहवासी हैं उनकी आमदनी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और उसी में ये एक मास्टर प्लान साबित हुआ था सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जब इसका बड़ा ऐलान किया गया था। लेकिन अब धरातल पर बारी है रोपवे परियोजना को लागू करने की, और बहुत जल्दी रोपवे परियोजना न सिर्फ पौड़ी बल्कि टिहरी, हरिद्वार और अलग अलग जगहों पर, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होगा, और ऐसे में जहां पर परिवहन के तौर पर सड़क पर ये चीजें नहीं पहुंच सकती, सुनिश्चित वाहन नहीं पहुंच सकते, तो इस दौरान अब रोपवे परियोजना के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा जाएगा, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। रोपवे परियोजनाओं को गति देने की बड़ी पहल की गई है। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उसी दौरान की साझा कर रही हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। इस दौरान रोपवे परियोजनाओं को गति देने की पहल सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। इसके साथ ही आला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और निर्देश जारी करते हुए बाकायदा ये बताया गया कि रोपवे परियोजना कब यहां पर लागू की जाएगी, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है पर्यटकों के लिए पर्यटन नगरी में कि रोपवे परियोजना जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाई जाए, लेकिन उसका समय सीमा अब जाकर निर्धारित की गई है कि एक डेडलाइन तारीख यहां पर जारी कर दी गई, और उसमें कहा गया कि इस डेडलाइन तक हर हाल में यहां पर रोपवे परियोजना हो जानी चाहिए, उसका काम पूरा हो जाना चाहिए, और अधिकारी गणों की तरफ से मुस्तैदी लगातार दिखाई जा रही है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाकी विकास परियोजनाओं का भी हालचाल जाना है कि उनके क्षेत्र में किस तरह से यहां पर लाभ पहुंच रहा है, और पंक्ति में बैठा हुआ हर अंतिम व्यक्ति तक सही तरीके से सहूलियत पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। अधिकारियों को नई समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। लगातार आप तक वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है अधिकारी गणों के साथ, और रोपवे परियोजनाओं को गति देने की बड़ी पहल की है। रोपवे परियोजनाओं को लेकर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से धरातल पर वो मजबूती दिखाई जाए, ताकि जब पर्यटक यहां पर पहुंचे तो किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना उनको ना करना पड़े। अधिकारियों को नई समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश भी पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं, और सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि धामी की तरफ से ये बड़ी सौगात इस दौरान दी गई है। स्मिता चौहान मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। स्मिता, चूंकि देखिए रोपवे परियोजना को लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आ रहे हैं, और बाकायदा अब तो अधिकारी गणों को समय सीमा भी यहां पर तैयार करने की बात कर दी गई है कि इस डेडलाइन से आगे काम नहीं बढ़ना चाहिए।
ने मुख्यमंत्री आवास सभागार में जो है रोपवे को लेकर जो है आज बैठक की थी। इसकी समीक्षा बैठक उन्होंने यहाँ पर की थी, जहाँ पर उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं उनसे रोपवे के कार्य को लेकर बात की और कहाँ तक इस कार्य को में प्रगति हुई है, पूरे मामले पर उन्होंने आज तमाम अधिकारियों से जानकारी ली और साथ ही उन्होंने यहाँ तक आदेश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोपवे बनाना हमारा सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है, क्योंकि इससे यात्रा भी आसान होगी, साथ ही ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहाड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में इस योजना को समय पर पूरा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश आज उन्होंने समीक्षा बैठक में दिए। जी स्मिता, ये भी जानेंगे क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से वो डेडलाइन, वो डेट जारी की गई है कि इस तारीख तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए रोपवे परियोजना का? देखिए, रोपवे बनने में अभी समय लगेगा क्योंकि रोपवे का जो कार्य है वो शुरू हुआ है और ऐसे में आपको पता है कि केदारनाथ का जो रोपवे है वो सभी का सपना है। वो खास तौर से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास एक बड़ा सपना है कि तीर्थ यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहां पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वहां जाकर बाबा के दर्शन कर सके, आशीर्वाद ले सके और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी वहां पहुंचने में ना हो। और यही वजह है कि केदारनाथ का जो रोपवे है उसे बनाने के लिए टेंडर पास कर दिया गया था और पिछले साल ही इसको लेकर जो है सहमति बनी थी और अब इसका कार्य शुरू हो गया है। हालांकि रोपवे बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरुआत होना बहुत जरूरी है और शुरुआत में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अगर हम शुरुआत में सावधानी नहीं बरतेंगे और शुरुआत से ही इस काम में डिले करेंगे या किसी तरह की हीला हवाली या देरी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सपना है, जो डेडलाइन बनाई गई है आने वाले कुछ सालों के लिए, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगी और ऐसे में लोगों को परेशानी होगी। जो सपना है उसे पूरा करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। तो आज जो समीक्षा बैठक की गई उसमें यही बात की गई है कि जो डेडलाइन तय की गई है समय पर इसको पूरा कर लिया जाए। हालांकि देखिए स्मिता, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय कितना लगेगा इसको लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अभी चारधाम यात्रा चल रही है, केदारनाथ में जिस रोपवे परियोजना को लेकर समीक्षा की जा रही है वो कम से कम अगले साल तक तो यहाँ पर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, ताकि जब पर्यटक तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुंचे तो उनको किसी भी तरह की स्मिता यहाँ पर परेशानी होती हुई नजर न आए। लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि अगर अगले साल जब चारधाम यात्रा का आगाज होता है, रोपवे परियोजना की शुरुआत होती है, तो इससे क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा और जो तमाम व्यापारी वर्ग हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो ये धार्मिक रूप के साथ साथ आर्थिकी के रूप में भी उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वजह है कि अगर यहाँ पर रोपवे शुरू होगा तो इससे और ज्यादा यहाँ ठीक है स्मिता, अब आगे आने वाले समय में किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाता है वो देखना बेहद दिलचस्प है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की, जहां रक्षाबंधन के खास मौके पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 और 29 अगस्त को महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा यानी कि फ्री यात्रा की बड़ी सौगात दे दी है। इसका ऐलान सीएम धामी की तरफ से किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और इसके साथ ही जिन 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया उसमें प्रदेश की मातृशक्ति के साथ रक्षाबंधन का ये त्योहार सेलिब्रेट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि प्रदेश की 5 लाख महिलाएं 70,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर अब आगे कदम बढ़ा रही हैं। 3 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण भी राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से आयोजित भव्य रक्षाबंधन समारोह में करीब 20,000 बहनों ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। अब हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और बीजेपी के नेता सुधा यादव भी मौजूद रही, जहां महिलाओं ने गणेश जोशी के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही समारोह में गढ़वाली,
कुमाऊनी और नेपाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समा बांधा, जहां गणेश जोशी ने कहा कि बहनों का स्नेह, उनका विश्वास, उनका प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत है गणेश जोशी के लिए, और उनके सुख दुख के साथ खड़ा होना उनके लिए राजनीतिक दायित्व नहीं बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी है। रुड़की में आयोजित उत्तराखंड एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्क्लेव 2026 में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालयों से एनईपी 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए ठोस और समयबद्ध रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को रोजगार परक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरत और भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। विश्वविद्यालयों में आधुनिक लैब, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के साथ ही उद्योगों के साथ एमओयू कर छात्रों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षण और रोजगार के खास अवसर देने पर फोकस किया गया। जहां कॉन्क्लेव में अलग अलग विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्रियान्वयन, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप को लेकर प्रस्तुतिकरण पेश किया। वहीं देहरादून में बीजेपी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश महामंत्री और एसआईआर प्रभारी तरुण बंसल के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात की। पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और असामाजिक तत्व बूथ स्तर पर बीएलओ और बीजेपी के बीएलए 2 को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और मतदाता सूची में 2 जगह नाम मृत या फिर स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जैसी आपत्तियों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि पारदर्शी तरीके से त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून में बारिश के बाद तमसा नदी उफान पर आ चुकी है, चेतावनी रेखा को कभी भी पार कर सकती है। पौड़ी में इस दौरान लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही में पर्यटकों को और लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ऊंची चोटी का जो पहाड़ यहाँ पर मलबा है वो सीधे तौर पर सड़कों पर इकट्ठा हो चुका है। अब सड़क का एक बड़ा हिस्सा ऐसा बताया जा रहा है पौड़ी में जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो निश्चित तौर पर कई बड़ी गंभीर संकट यहां पर खड़ा हो चुका है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों का भी जलस्तर अब निरंतर बढ़ रहा है। जो नदियों किनारे लोग रहते हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बात कही गई है। प्रशासनिक अमले ने एक रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ पौड़ी में तमसा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है बल्कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जलस्तर बढ़ने की वजह से आपको बता दें कि कभी भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि यही वो पानी है नदी का जो लोगों के घरों के अंदर भी घुस जाएगा। और अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो निश्चित तौर पर कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट जाएगा। अभी हाल फिलहाल में मौसम विभाग की तरफ से चमोली के लिए खुद ये जारी किया गया था कि वहां पर बादल फट सकता है, और उसके महज कुछ दिन बाद ही बादल फटने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद कई गांवों का न सिर्फ एक दूसरे से कनेक्शन टूटा, इसके साथ ही रेस्क्यू के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत यहां पर प्रशासनिक अमले को करनी पड़ी। अब मूसलाधार बारिश का दौर है, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो 6 जिलों में लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों पर आफत बनी है बारिश, जहां उफान पर नदियां देखने को मिल पा रही है। कभी भी चेतावनी रेखा को ये पार कर सकते हैं, और चेतावनी रेखा पार होती है तो कई गांव का एक दूसरे से संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे। आपको बता दें पहाड़ों पर जो आफत है उसकी वजह से उत्तराखंड में बारिश का डबल अटैक लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे नदियां उफान पर हो या पहाड़, दोनों बेहाल देखने को मिल पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का जो ऊंची चोटी का मलबा है वो लगातार टूट कर या फिर उसका मलबा सड़कों पर आ जाता है। आवाजाही में किस कदर परेशानी होती होगी लोगों को, और इस दौरान कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो चुनौती है वो बहुत ज्यादा बनी हुई है और वहां की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बाकी मैदानी इलाकों के लिहाज से बहुत ज्यादा अलग है। अब ऐसे में उत्तराखंड में जो बारिश का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, नदी उफान पर है, पहाड़ की वजह से लगातार लैंडस्लाइड के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लोगों में भी कहीं ना कहीं डर और भय की स्थिति है।
साथ ही हरिद्वार में सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां आधी रात के बाद से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सुबह होते होते मंदिरों में लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां शिव के ससुराल कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मान्यता के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार के बाद भगवान शिव कैलाश लौट जाते हैं। अब इसी आस्था के साथ भक्तों ने भोलेनाथ को विदाई भी दी। वहीं सावन के आखिरी सोमवार को आज देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ उधम सिंह नगर जिले के कई क्षेत्रों में भगवान भोलेनाथ की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। साथ ही श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी इस दौरान किया। आपको बताते चले कि पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना भी इस दौरान श्रद्धालुओं की तरफ से की गई। इस दौरान शिव भक्ति ने मोटेश्वर महादेव मंदिर, नागनाथ मंदिर, गंगे बाबा मंदिर और कई शिवालयों में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। सुबह होते ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गया था। कई शिवालयों में भक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। हाथों में जल और पूजा सामग्री के लिए श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते हुए भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही चमोली में बारिश और आपदा के दौरान रेस्क्यू अभियानों को प्रभावी बनाने के लिए चमोली पुलिस और ग्राम प्रहरियों को अत्याधुनिक टॉर्च लाइटें उपलब्ध कराई गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष कर्णप्रयाग गणेश लाल शाह ने इस दौरान थाना नंदानगर को 5 LED टॉर्च वितरित की है। इसके साथ ही आपको बता दें, थाना क्षेत्र के 51 ग्राम प्रहरी हैं जिनको एक एक टॉर्च वितरित की गई। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान पुलिस जवान और ग्राम प्रहरी रात में खोज, बचाव और राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहयोग से पुलिस और स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में बेहतर समन्वय और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही इस दौरान प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र रावत सहित कई अधिकारीगण मौके पर मौजूद रहे। हरिद्वार के सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की कठोर साधना के दर्शन किए हैं। साधना के दौरान स्वामी कैलाशानंद गिरी की तपस्या और दिखाई दे रही पीड़ा को देखकर आचार्य प्रमोद कृष्णम भावुक नजर आए। दोनों संतों के बीच बिना शब्दों के आत्मीय संवाद का भाव दिखाई दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि स्वामी कैलाशानंद गिरी की तपस्या में उन्हें साक्षात शिव के दर्शन की अनुभूति हुई। दोनों संतों का ये मिलन श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक रूप से विशेष और अविस्मरणीय क्षण बन गया। दक्षिण काली मंदिर में हुए इस संगम ने सनातन परंपरा और साधना की गहराई को सबके सामने रखा। चंपावत में ऐतिहासिक देवीधुरा बग्वाल मेले को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख स्थल, प्रवेश मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी, जहां पुलिस ने श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने और मेले को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। अब बात पौड़ी की करते हैं, जहां पुलिस की सख्त चेकिंग के दौरान श्रीनगर में कीको एम्बुलेंस से करीब 90 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर तस्करी में इस्तेमाल वाहन को सीज कर दिया, जहां पूछताछ में रुद्रप्रयाग से गांजा लाकर श्रीनगर में सप्लाई करने की बात सामने आई है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं देहरादून में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो चुकी है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का गंभीर आरोप मढ़ दिया। आपको बताते चले कि महेंद्र भट्ट ने इस दौरान कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा रहा है और इसी वजह से कांग्रेस देवभूमि की जनता की भावनाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस अपमान को कभी नहीं भूल पाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर उत्तराखंड के लोगों की आस्था, धार्मिक स्थलों के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति को जनता जरूर जवाब देगी। निश्चित रूप से कांग्रेस के नेचर में तुष्टीकरण है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर
जिस प्रकार का वंदे मातरम का विरोध करके तुष्टिकरण करने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उत्तराखंड की देवभूमि की जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। उत्तराखंड के अंदर माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गे का, सबकी स्तुति अगर वंदे मातरम होती है तो उसका एक स्वर्णिम और मैं कह सकता हूँ पूरे राज्य के लोगों के अंदर एक हर्ष का विषय, श्रद्धा का विषय है, जिसका अपमान कर कांग्रेस ने देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की। अगली खबर जो है उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जितनी बार चाहे सर्वे करा ले, लेकिन अपने ही सर्वे के आधार पर खुद को विजेता घोषित वो करती रहेगी। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि जब कांग्रेस जनता के बीच जाकर सर्वे करती है तो जनता उसे नकार देती है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। महेंद्र भट्ट के मुताबिक बीजेपी की नीतियों से जनता खुश है और युवा समेत प्रदेश की जनता पार्टी के साथ खड़ी है। देखिए, कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सही अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। साथ ही वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान के पूरे वंदे मातरम का गायन नहीं करने के फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी केंद्रीय नेतृत्व के समर्थन में उतर आई है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल दागा है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के कहने पर ही फैसले लेगी। हरक सिंह रावत ने आगे कहा कि कांग्रेस संविधान को मानने वाली पार्टी है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार ही अपने फैसले लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अपनी राजनीति करती है। तो देखिए, वंदे मातरम के गायन को लेकर लगातार यहां पर सियासत हो रही है और इसके साथ ही और वंदे मातरम गायन को लेकर हरक सिंह रावत की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, जो हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी संविधान के हिसाब से चलती है और संविधान के मुताबिक ही बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिए जाते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये कि वंदे मातरम का गायन अब 6 स्टैंजा नहीं बल्कि 2 स्टैंजा ही हर कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी गाती हुई नजर आएगी। और उसी को लेकर अब उत्तराखंड में भी लगातार सियासत जोरों पर देखने को मिल रही है। और कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी, जो हरक सिंह रावत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि वंदे मातरम को लेकर अब लगातार देश भर में सियासत हो रही थी, लेकिन इस बीच अब उत्तराखंड देवभूमि भी इससे अछूती नहीं रही है। और हरक सिंह रावत की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, जो हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। हम क्यों तुम्हारे बंदर, तुम कुछ भी बोलते रहो, नहीं तुम्हारे, हम तुम्हारे क्या वो है टट्टू है कि जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे। जो हम कह रहे हैं वो करो। जो हम तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है वो हम उस रास्ते चल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो बोला है हम उस रास्ते चल रहे हैं। इस बार आप कहते भाजपा के लोग हम डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, कह दे ना भाजपा, कह के देखे भाजपा कि हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, हम अंबेडकर के जनगण मन को नहीं मानते, हम अंबेडकर के वंदे मातरम को नहीं मानते। कह दे क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। कह दे भाजपा हिम्मत है भाजपा के किसी भी नेता में, तो कह दे कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है।
और चलिए बात करते हैं पंजाब की, जहां खेल के मैदानों का उद्घाटन कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पटियाला के डेटना गांव से 510 खेल के मैदानों का उद्घाटन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पटियाला से साझा कर रहे हैं, जहां इस खास कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की उपस्थिति, तमाम दिग्गज मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह उनके पटियाला दौरे को लेकर। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद होने से पहले यहां पर लगभग तैयारी पहले से ही अधिकारी गणों की तरफ से पूरी कर ली गई थी। 510 खेल मैदानों का उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन तौर पर यह देखने को मिला है कि जो खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल भी हासिल करते हैं वो पंजाब या फिर हरियाणा के खिलाड़ी होते हैं, और ऐसे में पंजाब के खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, वो पंजाब का नाम विश्व भर में रोशन करे, उसके चलते अब खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार पंजाब के मुखिया की तरफ से किया जा रहा है। और इसी की वजह से एकमात्र वजह यह बताई जा रही है, जहां 510 खेल के मैदानों का उद्घाटन कार्यक्रम, जहां पर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। और आने वाले समय पर खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ी सहूलियत है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार खिलाड़ियों से संवाद किया जाता है और इस बात का ऐलान किया जाता है कि खेल को लेकर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आने वाले समय में जो भविष्य में पंजाब के खिलाड़ी यहां पर निकलेंगे खेलों के लिए, चाहे ओलंपिक हो या विश्व स्तर पर वो खेल के दौरान खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे, तो उनके लिए भी लगातार बड़ी सहूलियत यहां पर अपनाई जाएगी। और उसी में एकमात्र बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गांव से, आपको बता दें, डेडना गांव पहुंचे पटियाला के, जहां पर 510 खेल के मैदानों का उद्घाटन कर दिया है। अच्छा 3D मॉडल सर आ वाले प्लेग्राउंड का ਜਿਹੜਾ मॉडल ये जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਏ वेरी गुड सर ਆਪਾਂ 28 ਮਾਸ ਲਾਈਕ 71 ਲੱਖ ਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਮ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ, ਵਾਕਿੰਗ ਟਰੈਕ ਸਰ, ਚੇਨ ਲਿੰਕ ਫੈਂਸਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਾਈਡਰੈਂਟਸ, ਬੋਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਰ, ਫ੍ਰੀ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇ ਏਰੀਆ 5.5 70 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ओलंपिक स्पेसिफिकेशंस ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇम्स ਹੋਣੀ हुई है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार